तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोगों की तैयारी बेहतर चल रही होगी। तो आज की इस वीडियो में जो आपका राजस्थान पीटीटी का एग्ज़ाम होने वाला है 21 मई को, उन्हीं के टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस वाले वीडियो में हम लोग पीटीटी 2023 की परीक्षा के लिए हिंदी का एक और प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। खुद से प्रयास कीजिएगा इन सभी क्वेश्चन के आंसर देने का। 2 से 3 सेकंड के बाद मैं आंसर क्लियर कर दूंगा। तो आज के सेशन में पहला क्वेश्चन, गीतांजलि का शुद्ध रूप कौन सा होगा। आंसर चूज कीजिए। ऑप्शन वी करेक्ट हो जाएगा। दे सकते हैं आप लोग इसमें और इसमें क्या फ़र्क है। तो इसमें दे सकते हैं कि जो ता के ऊपर जो बिंदी है, इसमें ता के ऊपर बिंदी दी गई है और इसमें जा के ऊपर बिंदी दी गई है। तो वी वाला जो ऑप्शन है आपका करेक्ट हो जाएगा। कन्फ्यूज आपको होना नहीं है। गीतांजलि कैसे लिखा जाता है वो आप लोग देख लीजिए। ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि आपकी पीटीटी की परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं। तो प्रैक्टिस करते रहिए और अपनी तैयारी बेहतर कीजिए। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा। सुगा दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। आपका समाधान मेरे पास है। आपके प्रश्न का समाधान मेरे पास है। आपके प्रश्न का उत्तर मेरे पास है। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा होगा। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आपके प्रश्न का उत्तर मेरे पास है, यह शुद्ध हो जाएगा। अब आप लोग शुद्ध वाक्य के बारे में जान लीजिए कि शुद्ध वाक्य होता क्या है। शुद्ध वाक्य वे हैं जो किसी भी व्याकरण संबंधी त्रुटियों से मुक्त है। अगर हम बात करें एक अशुद्ध वाक्य की, तो एक अशुद्ध वाक्य एक प्रकार का वाक्य है जो हिंदी व्याकरण के पारंपरिक नियमों और संरचनाओं का पालन नहीं करता है। इसमें अलग अलग लंबाई वाले वाक्य, लापता विराम चिन्ह या गलत शब्द विकल्प शामिल हो सकते हैं। तो शुद्ध शब्द और अशुद्ध शब्द के बारे में मैंने आप लोगों की जानकारी मैंने आप लोगों को दे दी है। तो शुद्ध शब्द और अशुद्ध शब्द को आप किस तरीके से पहचान सकते हैं वो मैंने आप लोगों को बता दिया है। सबसे पहले आप लोग ऑप्शन पढ़िए और सभी ऑप्शन को ध्यानपूर्वक पढ़िए। जब आप ऑप्शन को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे तो आपके समझ में आ जाएगा कि इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा होगा। जैसे कि मान लीजिए आपका समाधान मेरे पास है, तो आपका समाधान मेरे पास है ये होगा शुद्ध। या फिर जैसे कि आपके प्रश्न का समाधान मेरे पास है, ये भी नहीं होगा। अब देखिए इसमें देखिए आपके नहीं ना कि आपका, आपके प्रश्न का उत्तर मेरे पास है। आपके यानी कि दूसरा जो व्यक्ति है, आपके प्रश्न का उत्तर मेरे पास है। यानी किसी व्यक्ति ने अगर आपसे प्रश्न किया तो आप उसके प्रश्न का उत्तर देंगे। आपके प्रश्न का उत्तर मेरे पास है, तो यह शुद्ध शब्द हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है आप लोग पहचान सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। तीसरा क्वेश्चन है कि यह कैसे संभव हो सकता है। वाक्य का प्रकार कौन सा है। आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक, विधानवाचक, इच्छावाचक। यह कैसे संभव हो सकता है। कैसे संभव हो सकता है, संभव हुआ नहीं है, कैसे हो सकता है, हुआ नहीं है, तो यहां पर हो जाएगा प्रश्नवाचक। जब आप क्वेश्चंस को पढ़ेंगे तो आपके समझ में आ जाएगा कि इनमें से कौन सा वाक्य होगा इनमें से। तो देखिए आज्ञावाचक तो होगा नहीं, जाहिर सी बात है। जैसे आपने किसी काम के लिए बोला किसी व्यक्ति से, उसने आपका काम कर दिया यानी कि आपकी आज्ञा मान ली, तो हो जाएगा आज्ञावाचक। विधानवाचक, तो विधानवाचक भी नहीं होगा। इच्छावाचक, यह कैसे संभव हो सकता है, इच्छावाचक तो है नहीं, तो यह कैसे संभव हो सकता है, वो संभव हुआ नहीं है, तो संभव हो सकता है तो प्रश्नवाचक है। ठीक है, तो ऑप्शन वी करेक्ट हो जाएगा। अब प्रश्नवाचक की परिभाषा जान लीजिए। प्रश्नवाचक सर्वनाम की परिभाषा, जिन सर्वनाम शब्दों से प्रश्न का बोध होता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम का प्रयोग करने से वाक्य प्रश्नवाचक बन जाता है। प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत कौन कौन से शब्द आते हैं यह भी जान लीजिए। देखिए प्रश्नवाचक सर्वनाम शब्द कौन का प्रयोग प्राणियों विशेषकर मानव के लिए तथा क्या सर्वनाम शब्द का प्रयोग छोटे जीव जंतुओं तथा पदार्थों के लिए किया जाता है, यह आपको ध्यान में रखना है। तो प्रश्नवाचक की परिभाषा में क्या चीजें मेंशन की गई हैं वो भी आप अच्छे से पढ़ लीजिए और सर्वनाम जो शब्द होते हैं उनको भी अच्छे से पढ़ लीजिए।
पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चौथा क्वेश्चन देखिएगा भाई, देश निष्कासन शब्द में कौन सा समास प्रयुक्त हुआ है? तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास। देश निष्कासन यानी कि देश से निष्कासन यानी कि देश से निकाल दिया गया, तो यहां हो जाएगा ऑप्शन ए तत्पुरुष समास। जैसे कि देश निकाला यानी कि देश निष्कासन जैसे कि, तो देश से निकाला हुआ ना, इसका समास विग्रह है। देश निकाला का समास विग्रह करने पर देश से निकाला होगा, ये होगा। तो इसमें चिन्ह आने पर अपादन तत्पुरुष हो जाएगा। अपादन तत्पुरुष का परिसर्ग से क्या मतलब होता है, ये भी जान लीजिए। परिभाषा, जिस समास में उत्तर पद प्रधान तथा समास करने के उपरांत विभक्ति कारक चिन्ह का लोप हो, उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे धर्म का ग्रंथ, धर्म ग्रंथ, तुलसीदास द्वारा कृत, तुलसीदास कृत, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, सदानंद शब्द में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि, व्यंजन संधि। सदानंद में कौन सी संधि है? तो सदानंद में हो जाएगी व्यंजन संधि। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए, जब आप इसे तोड़ेंगे तो सत धन आनंद हो जाएगा। ये जो आप देख रहे हैं हलंत जैसा, जहां पर हलंत आ जाए तो वहां पर व्यंजन संधि हो जाएगी। आंख बंद करके आप टिक कर दीजिए और तोड़ना भी सीख लीजिए आप, क्योंकि जब तक आप तोड़ना नहीं सीख पाएंगे तब तक आप संधि नहीं सीख पाएंगे। यदि प्रथम वर्ण प्लस घोष वर्ण पंचम वर्ण को छोड़कर आए तो प्रथम वर्ण अपने वर्ग के तृतीय वर्ण में रूपांतरित हो जाएगा। जैसे कि वाक्रधन दानो, वाग्दान, उत्धन आय, उदय। तो ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं, बस आप तोड़ना सीख लीजिए। जैसे कि वाग्दान तो वाक धन दान और उदय उत धन दय, इस प्रकार से हलंत आप दे सकते हैं। में जिन हलंत होता है, व्यंजन संधि को पहचानने का तरीका एक चीज है, सिर्फ हलंत। जहां पे हलंत आ जाए वहां पर आप व्यंजन संधि पे टिक कर दीजिए। व्यंजन संधि के नियम के अनुसार किसी भी वर्ग का पहला वर्ण का, चा, ता आदि प्लस घोष वर्ण तीसरा या चौथा वर्ण स्वर तथा अंतस या, रा, ला, वा आए तो पहला वर्ण अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में रूपांतरित हो जाता है। यह भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि दुर्वासा शब्द में सही उपसर्ग चुनिए। दुर्वासा शब्द में सही उपसर्ग क्या होगा? ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, दुर। देखिए दुर, ये होगा ना दुर, दुर्भाषा शब्द हो जाएगा दुर। स्टार्टिंग का जो शब्द होगा वो आपका उपसर्ग होगा, लास्ट वाला जो शब्द होगा वो आपका प्रत्यय होगा। ये मैंने आपको अपने हर वीडियो में बताया है। उपसर्ग ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द के पूर्व जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं या उसके अर्थ में विशेषता ला देते हैं। उपसमीस या उप होता है समीप या पहले, प्लस सर्ग दृष्टि करना का अर्थ है यदि किसी शब्द के समीप आकर नया शब्द बनाना, उसे हम कहते हैं उपसर्ग। तो आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि अगर उपसर्ग पूछा जाए तो ये आपको ध्यान में रखना है कि जो स्टार्टिंग शब्द होगा वो आपका उपसर्ग होगा और लास्ट वाला जो शब्द होगा वो आपका प्रत्यय हो जाएगा। बस इतनी बात ध्यान में रखिए और ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत भी नहीं है। ज़्यादा दिमाग लगाएंगे तो आपके जो टॉपिक है वो आप कभी तैयार नहीं कर पाएंगे। तो शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से सीखने की कोशिश कीजिए आप। अगला क्वेश्चन, पोखर का तत्सम रूप क्या होगा? पुष्कर, प्रखर, पोषक, प्रकार। तो पोखर का तत्सम शब्द क्या होगा? ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पोखर का तत्सम शब्द हो जाएगा पुष्कर। तत्सम शब्द की परिभाषा जान लीजिए। जिन शब्दों को संस्कृत से बिना किसी परिवर्तन के ले लिया जाता है उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे कि आम्र, अमूल्य आदि। तद्भव शब्द की परिभाषा जान लीजिए। समय और परिस्थितियों के कारण कुछ परिवर्तन होने से जो शब्द बने हैं उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे कि आम, अमूल आदि। 8वां क्वेश्चन, व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध वाक्य कौन सा होगा? चूज कीजिए आंसर। अध्यापक आपको बुलाए हैं, अध्यापक आपको बुलाए हैं, ये तो गलत हो जाएगा। आपको अध्यापक बुलाए हैं, ये भी गलत हो जाएगा। अध्यापक ने बुलाया है आपको, ये भी गलत हो जाएगा। लेकिन ये वाला सही हो जाएगा कि अध्यापक ने आपको बुलाया है, ये कहेंगे ना आप। जब आप इस शब्द का प्रयोग करेंगे, मान लीजिए अध्यापक ने किसी को बुलाया है, तो जब आप किसी और के पास जाएंगे तो आप उसको ये बोलेंगे कि अध्यापक ने आपको बुलाया है, कृपया करके जाइए आप।
अगला क्वेश्चन देखिएगा, निर्मल का विलोम शब्द क्या होगा? स्वच्छ, मलिन, साफ, शुद्ध। तो निर्मल का विलोम शब्द क्या होगा? तो निर्मल का विलोम शब्द हो जाएगा मलिन। ऑप्शन वी करेक्ट हो जाएगा। अब जैसे कि मान लीजिए स्वच्छ का विलोम शब्द क्या होगा, इसमें देखिए इसमें दिया जा रहा है, स्वच्छ हुआ आपका, साफ हुआ, शुद्ध हुआ। तो स्वच्छ का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? अस्वच्छ हो जाएगा। साफ का हो जाएगा विलोम शब्द गंदा। शुद्ध का हो जाएगा अशुद्ध विलोम शब्द। आप कुछ और भी देख लीजिए, जैसे कि अवनी धरती, इसको बोलते हैं अम्ब। समूह का विलोम शब्द विमुख हो जाएगा। महान का शुद्ध हो जाएगा। प्रारंभ का हो जाएगा इति, जैसे कि प्रारंभ अथर। अगर ऑप्शन में प्रारंभ दिया जाए तो भी इति होगा, अथर दिया जाए तो भी इति होगा। परातन का विलोम शब्द हो जाएगा अधुनात। उर्वर का विलोम शब्द हो जाएगा उस। स्वक्रिया का विलोम शब्द हो जाएगा प्रक्रिया। प्राचीन का विलोम शब्द हो जाएगा अर्वचीन। सन्यासी का विलोम शब्द हो जाएगा ग्रस्त। जो महत्वपूर्ण जो विलोम शब्द हैं वो मैंने आप लोगों को बताए हैं। इन्हें कॉपी पर नोट ना करके आप पीडीएफ से भी पढ़ सकते हैं। पीडीएफ आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है टेलीग्राम का, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, पीडीएफ आपको मिल जाएगा निःशुल्क, कोई पैसा नहीं देना है आप लोगों को। 10वां क्वेश्चन देखिएगा, ईश्वर की माया कहीं धूप कहीं छाया, लोक तृतीय का क्या अर्थ होता है? अब यहां पर आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि लोक तृतीय और मुहावरा ये दोनों एक चीजें होती हैं। आपको कभी कंफ्यूज नहीं होना है कि लोक तृतीय आगे तो लोक तृतीय का अर्थ क्या होता है। देखिए लोक तृतीय को मुहावरा भी बोलते हैं। तो ईश्वर की माया कहीं धूप कहीं छाया का मुहावरा क्या होगा? संसार में व्याप्त भिन्नता, अनमोल योग, तेज धूप पड़ना, दोनों ओर संकट। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, संसार में व्याप्त भिन्नता। 11वां क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। तो इनमें से शुद्ध शब्द किनका सही होगा? शुद्ध शब्द। टी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, एहसास। एहसास शब्द जो है ये शुद्ध हो जाएगा। अब देखिए केंचुआ कैसे लिखा जाएगा? केंचुआ ऐसे लिखा जाएगा, केंचुआ, देख सकते हैं आप लोग, केंचुआ ऐसा लिखा जाएगा। उपनिवेशिक, देखिए उपनिवेशिक नहीं होता है, औपनिवेशिक होता है। जैसे कविंद्र, तो कविंद्र नहीं होता है, कविंद्र होता है। तो कविंद्र को ऐसे लिखेंगे तो इनके ये शुद्ध शब्द हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखेगा, अगले महीने हम मेहरानगढ़ देखने गए थे, इस वाक्य में कौन से प्रकार की अशुद्धि है? लिंग संबंधी, वचन संबंधी, काल संबंधी, सर्वनाम संबंधी। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यहां हो जाएगी काल संबंधी। ठीक है। अब महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए, क्रिया के जिस रूप में कार्य करने या होने के समय का ज्ञान होता है उसे हम काल कहते हैं। काल का अर्थ समझ गए होंगे कि काल किसे कहा जाता है। क्रिया के उस रूपांतर को काल कहा जाता है जिसमें उसके कार्य व्यापार का समय और उसके पूर्ण अथवा अपूर्ण आस्था का बोध होता है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो काल का अर्थ होता है समय। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। और काल के 3 भेद होते हैं, कौन कौन से? भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यत काल। ये आपको ध्यान रखना है। भूतकाल 2 बार मैं लिख गया हूं। 3 भेद होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यत काल। अगला क्वेश्चन, बेधड़क शब्द में कौन सा समास प्रयुक्त हुआ है? अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास। तो बेधड़क में कौन सा समास होगा? अव्ययभाव समास। तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगर इसके विग्रह की बात करें तो बेधड़क का समास विग्रह क्या होगा? बिना धड़क के। तो अब इसमें देखिए, जिसका पहला पद अव्यय और दूसरा पड़ संज्ञा हो तथा समस्त पद अव्यय हो वह अव्ययभाव समास होता है। जैसे कि यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। अब आपको एक चीज और ध्यान रखनी है कि जहां पर यथा आ जाए, अनु आ जाए, प्रति आ जाए, बड़ा आ जाए मान लीजिए, और भर आ जाए, उद आ जाए, हर आ जाए और पेट आ जाए, तो ये शब्द जहां पर आ जाते हैं तो वहां पर आपका अव्ययभाव समास हो जाता है। जैसे कि यथाशक्ति, अनुप्रति, प्रतिदिन, उदय, भर पेट, तो ये शब्द जैसे आ जाए तो यहां हो जाएगा अव्ययभाव समास। ये आपको ध्यान रखना है। और ये शब्द पूछ लीजिए आ जाए तो वहां पर हो जाता है अव्ययभाव समास। अगला क्वेश्चन देखेगा, विकलांग शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? विकलांग शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए एक बार, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपको कहीं पर भी नहीं मिलेंगे। तो देखिए बी वाला जो ऑप्शन है आपका करेक्ट हो जाएगा, विकल धन अंग, संधि विच्छेद इसका हो जाएगा। और देखिए
विकल धन अंग, तो इसमें देखिए क्या दिया जा रहा है, देख सकते हैं विकल धन अंग, तो इसको छोटा आ मान लिया जाएगा, इसको भी छोटा आ मान लिया जाएगा। तो छोटा आ प्लस छोटा आ बराबर क्या हो जाएगा, बड़ा आ। तो नियम के अनुसार यहां पर कौन सी संधि हो जाएगी, तो नियम के अनुसार यहां पर हो जाएगी दीर्घ संधि। तो यहां पर हो जाएगी दीर्घ संधि। तो नियम के अनुसार छोटा आ प्लस छोटा बराबर बड़ा, तो विकलांग में हो जाएगी दीर्घ संधि। जब दो शब्दों की संधि करते समय छोटा आ बड़ा आ के साथ छोटा बड़ा हो तो बड़ा आ बनता है। जब छोटी बड़ी ई के साथ छोटी ई बड़ी हो तो बड़ी ई बनता है। जब छोटा ऊ बड़ा ऊ के साथ तो छोटा ऊ बड़ा ऊ हो तो बड़ा ऊ बनता है। ये आपको ध्यान में रखना है। घातक शब्द में प्रत्यय चुनिए। अब देखिए घातक जब आप मुंह से बोलेंगे, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। घातक अक 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 निकल रहा, तो अक कहां पर है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो मैंने आप लोगों को बताया था लास्ट वाला शब्द घातक अक अक। प्रत्यय की परिभाषा देख लीजिए एक बार। प्रत्यय वे शब्द हैं जो दूसरे शब्दों के अंत में जुड़कर अपनी प्रकृति के अनुसार शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। प्रत्यय शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। प्रतिधन अय, प्रति का अर्थ होता है साथ में पर बाद में, और अय का अर्थ होता है चलने वाला। अतः प्रत्यय का अर्थ होता है साथ में पर बाद में चलने वाला। सो गाइस 16वां क्वेश्चन देखिएगा। निम्न में से तत्सम शब्द कौन सा है, पत्थर, फाल्गुन, बछड़ा, बिच्छू। चूज कीजिए आंसर, और आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए आप। तो ऑप्शन वी करेक्ट हो जाएगा, फाल्गुन, ये तत्सम शब्द हो जाएगा। अंतेवासी का अर्थ क्या होता है भाई, अंतेवासी का अर्थ क्या होता है, जंगल का निवासी, इंद्रियों की पहुंच से बाहर, विद्यार्थी जो गुरु के समीप ही निवास करता है, जिसका कोई निकेत ना हो। अंतेवासी का अर्थ क्या होता है, तो अंतेवासी का अर्थ होता है विद्यार्थी जो गुरु के समीप ही निवास करता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। मेहमान का विलोम शब्द क्या होगा, आगुंतुक, मेजबान, अतिथि, अभ्यागत। मेहमान का विलोम शब्द क्या होगा भाई, तो मेहमान का विलोम शब्द हो जाएगा ऑप्शन वी, मेजबान। अब देखिए ऑप्शन में अगर मेजबान दिया है तो आप मेजबान पर भी टिक कर सकते हैं, आतिथ्य करने वाला दिया हो तो आप इस पर भी टिक कर सकते हैं। निम्न में से ब्राह्मण का पर्यायवाची शब्द क्या होगा भाई, ब्राह्मण का पर्यायवाची शब्द मूसली, विप्र, महिदेव, द्विज। तो ब्राह्मण का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, सोच समझ कर आंसर दीजिएगा। मूसली जो है ये ब्राह्मण का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। ब्राह्मण का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं होगा, मूसली जो है ये ब्राह्मण का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अब ब्राह्मण के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से होते हैं ये भी देख लीजिए। द्विज, भूदेव, विप्र, महिदेव, अग्रजन्मा, द्विजाति, भूसुर, महिषुर, वाडव, भूमिसुर, भूमिदेव इत्यादि। ये सभी शब्द जो हैं ये ब्राह्मण के पर्यायवाची शब्द हैं। आज का हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन रहेगा, निम्न में से घोष व्यंजन कौन सा है। अब इनमें से आपको घोष व्यंजन की पहचान करनी है, तो इनमें से घोष व्यंजन कौन सा हो जाएगा, गा जो है ये घोष व्यंजन हो जाएगा। देखिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, पीडीएफ जो है आप लोग टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए आप लोग, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपको कहीं पर भी नहीं मिलेंगे। मैं बार बार बोल रहा हूं, घोष और अघोष की परिभाषा जान लीजिए। संपूर्ण स्वर और व्यंजन वर्णों का कंपन के आधार पर हिंदी वर्णमाला के दो भेद होते हैं, कौन कौन से, घोष या सघोष और अघोष। सबसे पहले हम बात करेंगे घोष या सघोष की परिभाषा की। तो घोष या सघोष की परिभाषा होते हैं जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन होता है, या उन्हें घोष या सघोष कहते हैं। घोष के उदाहरण कौन कौन से होते हैं ये भी जान लीजिए। सभी स्वर, प्रत्येक वर्ग का तृतीय, चतुर्थ और पंचम तथा अंत्यस्थ है, यह आपको ध्यान रखना है। अघोष के बारे में जान लीजिए। तो अघोष जिन वर्णों के उच्चारण में स्वतंत्र तंत्रियों में कंपन नहीं होता है, उन्हें हम अघोष वर्ण कहते हैं, यह आपको ध्यान में रखना है। जैसे कि अघोष वर्ण के उदाहरण कौन कौन से हैं, प्रत्येक वर्ग का प्रथम और द्वितीय, शा से षटकोण, शा से स्वरौता, ठीक है, यह आपको ध्यान रखना है। तो घोष और अघोष के बारे में मैंने आप लोगों को जानकारी दे दी है। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और जो भी नए बच्चे हैं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। और दूसरी बात, अगर आप पीडीएफ पाना चाहते हैं तो पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं, और पीडीएफ का कोई भी पैसा आप लोगों को नहीं देना है। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो जल्दी से ज्वाइन कीजिए और पीडीएफ आपको वहाँ पर मिल जाएगी। मिलता है नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।